हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर और आप सभी की 8 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास में। आप सभी को पता है आज है 4 फरवरी और देखेंगे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। साथ ही साथ में देखिए, हम हमेशा एक टारगेट रखते हैं कि करंट के साथ साथ आपका जीएस का पोर्शन भी कंप्लीट किया जाए। तो करंट और जीएस का जो कॉम्बिनेशन लेकर के हम साथ में चलते हैं, यही आपकी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाता है। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपका पोर्शन होगा सुपर टेट में, यानी कि जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा करंट और जीएस का पोर्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके, नोटिफिकेशन ना जाए। तो यही एक मीडियम होता है सभी तक वीडियो पहुंचने का। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का एक दूसरा चैनल है वनडे एग्जाम्स 2.0। देखिए, वनडे एग्जाम्स 2.0, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी मैथ्स और साथ ही साथ में करंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाल ही में किस ग्रह को ओशन ग्रह का दर्जा दिया गया? हाल ही में किस ग्रह को ओशन ग्रह का दर्जा दिया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, सेरेस। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करेंगे आगे की स्लाइड में। तो यहाँ पर देखिए, वामन ग्रह सेरेस, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में मनोवैज्ञानिकों द्वारा वामन ग्रह, जिसका नाम है सेरेस, इसको ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार सेरेस पर लवणीय जल का एक समृद्ध भंडार मौजूद है, इसीलिए इसे ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि वामन ग्रह कहते किसे हैं? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, जो ये ग्रह होता है, ये सूर्य के यानी कि जो तारा है इसके चारों ओर परिक्रमा करता हो, लेकिन स्वयं एक उपग्रह ना हो। ये वामन ग्रह का जो पैरामीटर होता है कि ये चीजें होंगी तभी वो वामन ग्रह कहा जाएगा, बौना ग्रह कहा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले नंबर की बात यह है कि ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो लेकिन स्वयं एक उपग्रह ना हो और इसके पास पर्याप्त द्रव्यमान हो जिससे ये अपना आकार लगभग गोलाकार रख सके। अपना आकार ये गोलाकार रख सके। गोलाकार आकार होना भी इसका एक पैरामीटर है, तभी वो बौने ग्रह की कैटेगरी में आएगा। आगे यहाँ पर देखिए, ये अपने आसपास के क्षेत्र जो नेबरहुड हो उसको साफ करने में सक्षम ना हो, अर्थात ये अपने आसपास के छोटे छोटे पिंडों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपने आसपास के पिंडों को आकर्षित करने में जो सक्षम ना हो, ये भी वामन ग्रह का एक मानदंड होता है। अगर ये सारी चीजें हैं जो भी पॉइंट में लिखी गई हैं तो ये वामन ग्रह की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर हो चुके हैं? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने में किस गैस के रिसाव की वजह से लोगों की मृत्यु हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट, स्टाइरिन, मीथेन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, स्टाइरिन। ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो विशाखापट्टनम में स्थित है एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके कारखाने में भी स्टाइरिन गैस के रिसाव की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। तो चलिए देख लेते हैं स्टाइरिन ये गैस जो है ये क्या है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होंगे, जहां से आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होंगे। चलिए देख लेते हैं। स्टाइरिन गैस के बारे में देखेंगे, ये आपके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये C8H8 है। C8H8 है, जो इसका रासायनिक सूत्र है C8H8 है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, ये वायु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके स्टाइरिन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है जो अत्यधिक प्राणघातक है। ये इसीलिए इसके रिसाव को रोका जाता है। जब भी ये वायु के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाती है? स्टाइरिन डाइऑक्साइड बनाती है। ये स्टाइरिन डाइऑक्साइड जब बन जाती है तो यही प्राणघातक होती है और बहुत ही ज़्यादा प्राणघातक होती है। इसीलिए इसके रिसाव को रोका जाता है कि हवा के कांटेक्ट में ये ना आ पाए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया ये ना कर पाए। ठीक है, और ये कैंसर जनक पदार्थ भी है, इससे कैंसर होता है
और जो वास्तव में एक रंगहीन तरल है। ये कैसी है? रंगहीन है, तरल है। और ये उन उद्योगों में उपयोग की जाती है जो मुख्यतः प्लास्टिक व रबड़ उत्पादन में संलग्न होते हैं। कहने का मतलब ये स्टायरीन गैस वहीं पर उपयोग की जाती है जहां पर प्लास्टिक का निर्माण होता है और रबड़ का उत्पादन होता है। प्लास्टिक और रबड़ का उत्पादन जिस फैक्ट्री में होता है वहां पर स्टायरीन गैस यूज की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जहां पर ये विशाखापट्टनम में स्थित इस कंपनी में ये स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ तो वहां पर किस चीज का उत्पादन हो रहा था, प्लास्टिक और रबड़ आपके ऑप्शन में आते हैं तो वो 100% करेक्ट होंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम आगे। और ये त्वचा के माध्यम से भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसके प्रभाव में आने पर सबसे पहले श्लेष्मा झिल्ली और आंखों में जलन और श्वास लेने में तकलीफ होती है। ऐसे रसायनों के संबंध में सरकार ने परिसंकट में रसायनों का विनिर्माण भंडार और आयात नियम 1989 ये बनाया है। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989 जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जो शरीर पर, हेल्थ पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया? जय शाह, सौरभ गांगुली, नजमुल हसन या इफ्तिखार आलम? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, जय शाह को, ऑप्शन ए। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम साथ साथ में कवर कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, और आपको बता दें इस पद पर पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन थे। विकल्प में नजमुल हसन थे, तो वहां भी आप ये जानते रहिएगा इस पद पर पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे जिनका नाम नजमुल हसन है। और अगला पॉइंट है, 32 साल के जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने वाले सबसे युवा प्रशासक हैं। 32 साल की एज में ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो सबसे युवा प्रशासक का दर्जा भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे हम कवर कर लेते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? 19 सितंबर 1983 को हुई, 1983 में हुई थी। और इस संगठन का मकसद क्या है? एशिया में क्रिकेट के खेल को विकसित करना है। एशियाई क्रिकेट परिषद का जो संगठन है, इसका जो उद्देश्य है एशिया में क्रिकेट के खेल को विकसित करना है, इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग किस देश के बासमती चावल को दिया गया? जापान है, इंडोनेशिया, रूस या पाकिस्तान? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। तो पहली बार यहाँ पर एक अच्छी सी बात आती है पाकिस्तान से रिलेटेड। बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है पाकिस्तान के बासमती चावल को। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब जीआई टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम कवर कर लेते हैं। जीआई टैग किसे कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये क्या होता है? अब जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और लेकिन यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग देने का मतलब होता है कि आपको तुरंत ये पहचान में आ जाता है कि ये फला जगह पर हुआ था, ये फला इसकी विशेषता है, ये फला इसकी पहचान है। मतलब क्वालिटी के लिए और कहाँ कहाँ पर पैदा हो। अगर आपसे कहा दिया जाए, एक नाम अगर ले लिया जाए तो आपको ये पता चल जाता है अच्छा यहाँ पर इसकी ये विशेषता है, ऐसे इसकी पेंटिंग होती है। जैसे मधुबनी के बारे में अगर आपसे कह दिया जाए तो आप तुरंत जान जाएंगे यहाँ पर ये पेंटिंग जो होती है इस तरीके से होती है, किस चीज़ से बनाई जाती है, चावल से बनाई जाती है, कहाँ पर बनाई जाती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें, फिर तुरंत आपके दिमाग में बिहार का नाम आ जाता है। तो ऐसे पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर विशेषता, ये सारी चीज़ों के बारे में जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है।
और यहाँ पर कुछ और जीआई टैग के बारे में हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, जहाँ से आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होंगे, मतलब जहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपने अभी देखा था करंट में, सिक्किम के डल्ले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग प्रदान अभी हाल ही में दिया गया। तो सिक्किम का ये डल्ले खुरसानी ये मिर्च है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया। झारखंड का ये एक चित्रकला है कोहबर और सोहराई, इस चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया। एक कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड। अब यहाँ पर और देखिए, मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। कहाँ का ये चावल है? मणिपुर का काला चावल। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमेर्थम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया। और ये प्रसाद वैसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, चाहे जितना भी आपको फ्लेवर ऐड करना हो, ये ऐड करना हो, वो उसी तरीके से ही बनता चलेगा। ठीक है, ये सभी, ये जितना आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि हमारा पड़ोसी है और बहुत ही अच्छा पड़ोसी है, बहुत ही करीब का पड़ोसी है। इससे हमारा बहुत ही पुराना सा रिश्ता है। तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। इसकी करेंसी क्या है? पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। इसके राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको क्या कहते हैं? तो रेड क्लिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिप सीमा रेखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या फिर मिजोरम? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाता है। आपसे मैंने कहा था उत्तर प्रदेश आता है तो मुझे बड़ा लगाव सा होता है कि मैं उत्तर प्रदेश की तरफ ही बढ़ चलूँ। तो यहाँ पर चलिए डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत अभ्यर्थियों आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी सीधे अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग देंगे। इस योजना के तहत जितने भी अभ्यर्थी हैं, जैसे मतलब जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पीसीएस अधिकारी सीधे अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को ना तो निजी कोचिंग संस्थानों की भारी भरकम फीस भरने की ज़रूरत है और ना ही अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी और पूरी तरह से ये निःशुल्क होगा। तो ये अभ्युदय जो योजना है ये आपको समझ में आ गई है किस लिए ये शुरू की गई है और ये कितनी सफल होती है आगे आने वाले समय में देखी जाएगी। कुछ और टॉप योजनाओं के बारे में हम देखेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो गोधन न्याय योजना इसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया। गोधन न्याय योजना इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा। इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। साथ ही साथ में दीदी वाहिनी सेवा योजना इसको मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सुपोषित माँ अभियान इसको राजस्थान की सरकार के द्वारा शुरू किया गया और किसान मित्र योजना इसको हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। तो ये सभी योजनाएं जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो राज्य हैं इनके इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2020-21 में एक निर्भय मन, अ माइंड विदाउट फियर धारणा का जिक्र किया गया। इस धारणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से, मनमोहन सिंह से, अमर्त्य सेन या फिर दादा भाई नौरोजी से? ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका संबंध है। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे। अगर आपके प्रश्नों में और आपके जो भी मैटर आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसमें कोई भी कंजूसी नहीं, कोई भी कमी नहीं है, तो आपकी लाइक और शेयर में बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम से स्टैंडर्ड यूनिक लेवल के क्वेश्चन का कलेक्शन और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर करवा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं।
ठीक है, तो हमारे मोटिवेशन के लिए, हमारी एनर्जी बनी रहे, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर कर लेते हैं। तो भारत की जो राजकोषीय नीति है, इसके संदर्भ में आर्थिक समीक्षा 2020-21 में एक निर्भर मन धारणा का जिक्र किया गया, अ माइंड विदाउट फियर, आप लोगों ने देखा। और इस धारणा का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आगे देखेंगे। अब ये देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में सवाल किया गया कि क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग अपने मूल तत्वों को दर्शाती है। तो इस सर्वे से पता चलता है कि कम से कम दशकों की अवधि में भारत के मूल तत्वों के कम आकलन इसकी कम रेटिंग में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसकी जो यहाँ पर पूछा गया ना कि मूल तत्वों को दर्शाती हैं, तो मूल तत्वों के कम आकलन इसकी कम रेटिंग में दिखाई देते हैं। तो भारत की राजकोषीय नीति में अ माइंड विदाउट फियर धारणा प्रतिबिंबित रहनी चाहिए, और ये धारणा रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स में कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्राप्त हुआ। विकल्प कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, भारत है, ऑप्शन डी। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश रहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहां पर बताते चलते हैं कि नवंबर 2020 कुल FPI इनफ्लो 59.1 बिलियन रहा इसका, और महीने के संदर्भ में देखें तो ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा सर्वाधिक है। ठीक है, इसके अलावा इमर्जिंग में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII प्राप्त हुआ है। और यहाँ FII से मतलब इसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से इसका मतलब है, यानी कि फुल फॉर्म इसका यही है। अब यहाँ पर एक लास्ट में आप इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, आप लोग इसे बनाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा अगर हम उसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो आपको डिटेल में ऐसे ही प्रोवाइड करा दिया करेंगे। तो देखिए, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम अभी हाल ही में संपन्न हुआ, तो क्या है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखते चलिए। केंद्र सरकार द्वारा चीनी मिलों के लिए वर्ष 2020-21 में 362 करोड़ लीटर एथेनॉल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि 2020-21 में कितने करोड़ लीटर एथेनॉल आपूर्ति करने का लक्ष्य है? तो आप कहेंगे 362। और इसकी जो शुरुआत है इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2003 में हुई, और ये जो इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम है इसके तहत 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी कि 10% इसे शामिल किया जाएगा, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर के 20% करने का लक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा, सभी पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। चाहे जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप लोग जवाब जरूर दे पाएंगे। और आपको बता दें, वर्तमान में पेट्रोल में 5% बायो एथेनॉल मिलाया जाता है, तो 2022 तक 10% हो जाएगा, 2030 तक ये बढ़ा करके 20% कर लिया जाएगा। तो इसीलिए 2020-21 में टारगेट रखा गया कि इसकी जो आपूर्ति हो 362 करोड़ लीटर एथेनॉल की हो। अब राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में भी इसके संकेत दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में बायो एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिससे कार्बोहाइड्रेट के किण्वन व फसल अवशेष के सेल्यूलोज से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, ठीक है, जैव ईंधन है। तो यहां पर क्लास आज की हो जाती कंप्लीट। करेंगे सभी प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस ग्रह को ओशन ग्रह का दर्जा दिया गया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, सेरेस। नेक्स्ट है, हाल ही में विशाखापत्तनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कारखाने में किस गैस के रिसाव की वजह से लोगों की मृत्यु हुई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, स्टायरीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, जय शाह। निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाता है, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभ्युदय योजना शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत की राजकोषीय नीति के संदर्भ में
आर्थिक समीक्षा 2020-21 में एक निर्भय मन, अ माइंड विदाउट फेयर धारणा का जिक्र किया गया। इस धारणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स में कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्राप्त हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में भारत एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो हो जाते कंप्लीट। और एक हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में देखा था इथेनॉल सम्मिश्रण जो सम्मेलन था। और अब चलेंगे कल के क्वेश्चन का, कर लेंगे सुपरफास्ट रिवीजन, उसके बाद देखेंगे आज का सवाल। आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा अपने लाइक और शेयर के माध्यम से, ठीक। किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, केरला। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश घोषित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नियोम प्रोजेक्ट, इसके संदर्भ में शर्ती कथनों का चयन करें आप। ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाता है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, सऊदी अरब के द्वारा चलाया जा रहा है और दलाइन शहर इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभ्यारण्य के मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में निम्न में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य बेस्ट परफॉर्मर रहा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, हाल ही में जाफर ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ऑप्शन डी सही हो जाता है, किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता 2022 में किसे सौंपी गई? ऑप्शन बी सही हो जाता है, भारत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया? खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया, ऑप्शन डी, खाद्य और कृषि संगठन ने। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ध्यान दी लोहड़ी योजना की शुरुआत की? हरियाणा, असम, पंजाब या राजस्थान? ऑप्शन सी सही हो जाता है, पंजाब, ऑप्शन सी सही हो जाता है, पंजाब ने। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। हाल ही में किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया? हाल ही में किसे एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया? जय शाह, सौरभ गांगुली, नजमुल हसन, इफ्तिखार आलम। विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हमेशा की तरह आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें मिलना चाहिए। तो मिल देंगे फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स सो मच, लव यू ऑल। और आप सभी को बता दें, मॉर्निंग में आप सभी की 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर के 3 बजे आप सभी की क्लास होती है और रात के 10 बजे हम यहाँ पर कवर करते हैं SCRT। तो ये तीनों क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सर भी क्लास लेंगे। और दूसरा चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 जो है, वनडे एग्जाम्स 2.0, इसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर करंट और मैथ्स की क्लासेस होंगी और साथ ही साथ में मुनमुन ब्लॉग्स भी है, देख लीजिएगा मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हम आपको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ करते हुए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।